हमारा जो लास्ट टाइम लेक्चर हम बात जिस पे कर रहे थे, जिस टॉपिक पे, दैट वाज एरेज। ठीक है, तो एरेज जो है इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम आज जो है कुछ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ जो है इसको कंटिन्यू कर सकें इस टॉपिक को। तो आज हम जो है एरे का कॉन्सेप्ट आपको पहले जो है वो समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद सिंटैक्स जो है दैट इज ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो जो उसकी आप इसको मैनुअल कह लें या उसका जो रूल्स हैं या जो फॉर्मली हम इसको सिंटैक्स कहते हैं, तो दैट डजंट मैटर कि वो दैट इज नॉट ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, बट उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। हमने प्रीवियस जो वीक है उसमें इसको स्टार्ट किया था और हमने इसके बारे में कुछ ये डिस्कशन की थी कि जो हमारा एरे है ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, कंसेक्टिव का जो मतलब है वो ये कि आप एक दूसरे के साथ जो कह लेंगे जो भी स्पेस है वो जुड़ी हुई हो, उसको हम कहते हैं कंसेक्टिव। जैसे आप क्रिकेट के अंदर वो कहते हैं कि जी कंसेक्टिव सेंचुरीज बनाई हैं, कि जितने भी मैच खेले हैं उसने लगातार पहला दूसरा तीसरा हर मैच के अंदर अगर वो 100 स्कोर कोई प्लेयर कर रहा है तो उसको कहते हैं जिसने कंसेक्टिव सेंचुरीज बनाई हैं। अगर कोई बाउलर जो है वो कंसेक्टिवली या 3 लगातार गेंदों के ऊपर 3 जो बैट्समैन हैं उनको आउट कर दे तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी हैट्रिक हो गई है। ठीक है जी, तो कंसेक्टिव का मतलब ये है कि जो लगातार या तसलसल के अंदर काम किया जाए उसको हम कंसेक्टिव कहते हैं। अब हमारे पास जाहिर बात है रैम जो है एक वैसी स्पेस है जो जहाँ पे हमने डाटा को स्टोर करना है, दैट इज टू बी प्रोसेस्ड, और हमारे जो वेरिएबल्स हैं या जो भी डाटा हमने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है दैट शुड बी प्रेजेंट इन द रैम एंड शुड बी एक्सेसिबल। कंसेक्टिव की एक और लास्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि या एटलीस्ट जिधर मैं रहता हूँ उधर जो है गलियां हैं और कहीं 2 गलियां कहीं 3 गलियां हैं। बाज जो हमारे इलाके हैं उनके अंदर एक घर को एक जो है फ्रंट है या एक गली लगती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई इस किस्म की हाउसिंग है कि यहाँ पे एक घर है और दूसरी साइड पे एक घर है, इसको इधर एक दरवाजा है इसको इधर एक दरवाजा है, लेट्स से ये भी चल रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से इसी किस्म की डिवीजन एग्जिस्ट कर रही होती है कि एक जो घर है दिस इज दीज आर हाउसेस, तो इनको एक एक दरवाजा जो है वो लग रहा है। इनको हम कंसेक्टिव कहेंगे कि ये जो घर है ये इसके बाद एग्जैक्टली विदाउट एनी स्पेस एक नेक्स्ट जो घर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन किस्म के घरों को हम जो है हमारे पास ये जो कंसेक्टिवनेस है उसकी डिस्कशन हम कर रहे थे कि जो घर हैं जैसे कि आपने जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली कि जिनकी बैक जो है आपस में कनेक्टेड है, इसके अलावा जो साइड्स हैं वो कनेक्टेड है, दे हैव ओनली वन फ्रंट। इसके अलावा हमारे पास किस किस्म की जो कॉलोनीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो किस्म के हो सकते हैं कि इस तरह से घर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो ये गुलाम मोहम्मदाबाद है जो लोग रहते हैं वहाँ पे, तो दिन में के वहाँ पे इस किस्म के घर है कि एक घर है उसको ये एक गली दूसरी गली तीसरी गली लग रही है, एक घर है उसको 2 गलियां लग रही है, लेकिन ये घर जो है ये एक दूसरे के साथ एक
जो उनकी दीवारें हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो हम इसको कहेंगे कि कंजक्टिव हैं, दे आर कंजक्टिव। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो बात है वो मेमोरी की जो स्पेस है मेमोरी के अंदर, उसको कैसे ऑक्यूपाई किया जाता है। हमने इससे पहले जो है वो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि मेमोरी के अंदर जहाँ पे भी अगर इंटीजर वेरिएबल है तो 2 बाइट उसको जो है वो दिए जाएंगे या 4 बाइट दिए जाएंगे, डिपेंडिंग किस किस्म की कंपाइलर है, वो कैसे उसको बाइट ऑक्यूपाई करवा रहा है। करेक्टर है तो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट जो है वो कह रहे हैं, जैसे वो एक स्टूडेंट निबल का पूछ रहा था, तो दीज आर डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ दीज कह रहे हैं रैम स्टोरेज, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है मेमोरी स्पेसेस, वो हमारी नॉर्मल जो है वो स्पेस ऑक्यूपेशन है वेरिएबल्स की। इसका कोई एक नाम हो सकता है एक्स, इसका नाम वाई हो सकता है, इसका नाम जेड हो सकता है। हो सकता है कि जब इसको ऑक्यूपाई किया जाए रैम के अंदर तो ये एड्रेसेस जो हैं कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जो एड्रेस है ये लेट्स से कोई एक एड्रेस ए है, अगर यहाँ पे जो दूसरा एड्रेस होगा अगर ये कनेक्टेड है तो इस एड्रेस के अंदर 2 बाइट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एड्रेस आ जाएगा। इसके अंदर हम 4 बाइट्स ऐड करेंगे इस ए के अंदर तो हमारे पास नेक्स्ट जो एड्रेस आ जाएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह नेसेसरी नहीं है जिस तरह आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके घर कनेक्टेड नहीं होते, एक मोहल्ले में नहीं होते, मुख्तलिफ जगहों पे उनके घर होते हैं। दिस इज नॉर्मल। ये बहुत ही लकी है कि जी आप कह लें कि आपके जो रिलेटिव्स हैं दे आर इन वन स्ट्रीट, लिविंग इन वन स्ट्रीट। तो जी हमारे इधर है मीन टाउन में तकरीबन 5-6 रहते हैं। हाँ नहीं, वो एक लकीनेस है ना। अब ये कि वो बाजू का आपके वो अब्बा जी का या दादाजी का घर था दरमियान में दीवार की, तो वो जुड़े हुए रह गए। मोस्टली लोग बेच जाते हैं इन ऑर्डर टू हैव बिगर स्पेसेस, बट मोस्टली ये लकीली है कि कुछ ऐसा हो जाए, या आप कह लें कि एक्सेप्शनल है थोड़ा सा केस। ये नहीं है कि दी ऑल रिलेटिव्स आर ऑलवेज लिविंग इन वन कंसेक्टिव हाउसेस। ये बिल्कुल यहाँ पे रैम के अंदर भी इसी तरह से है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो देन आपको रैम के अंदर जहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आता है वो आपको स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर वेरिएबल विच इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, अगर इंटीजर है, डबल है या कैरेक्टर है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल के बारे में। मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ एरे की जो डिस्क्रिप्शन है मेमोरी की। एरे के अंदर क्या है कि व्हेनेवर यू क्रिएट एन एरे, तो एरे का मकसद ये है कि आप कंसेप्टिव मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। कंसेप्टिव मेमोरी ऑक्यूपाई करने का मकसद क्या है कि आप अगर इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं, पहले तो हम पहले कंसेप्टिव मेमोरी की बात कर लेते हैं, फिर इसकी जो मोटिवेशन है कि व्हाई वी नीड एन एरे। अगर हमारे पास ये इंटीजर टाइप का आप एक कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो देन आप एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करेंगे। अच्छा, इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? आप लिखेंगे इंटीजर, उसका उस एरे का नाम, उस वेरिएबल जो है एरे का उसका नाम लेट से आपने AR रख दिया, और उसके बाद ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं यू नीड टू डिफाइन देम। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसका साइज लिखना है कि आपने कितना जो है वो स्लॉट्स का एरे डिक्लेयर करना है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी एरे की। मैं मिड द टाइम देता हूं। आज मैं तो उन्होंने क्लास नहीं कंडक्ट की थी, उन्होंने तो मैं तो देखो पेपर बना रहे हैं तो ये दूर चला गया है वो पेपर। स्क्रीन शेयर है पहली शेयर हैगी है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जुबैर ਨੂੰ किया ਸੀ यार, अजीब आदमी है बस यार, थोड़ा टाइम लगा के ना। अच्छा बच्चों, हम बात कर रहे थे इसकी
एरे की स्पेस की। तो ये हमारे पास जो है उसका सिंटैक्स एंड यू नीड टू राइट हियर द नंबर ऑफ consecutive memories that will be present in the array. Let's say I write here 5. So it means के यहाँ पे 1 2 3 4 5 consecutive memories जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। अब ये कंजक्टिव मेमोरी जो है ये एक एरे है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो एक वेरिएबल टाइप है उसके लिहाज से आपने एक लिहाज से समझने के लिए जस्ट कह रहा हूँ कि आपने 5 इंटीजर वेरिएबल इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जो है वो अपने डिक्लेयर कर दिए, और ये आपने उस एरे का नाम रखा है, और ये उसका यहाँ पे एंगल ब्रैकेट जिसको हम आम जुबान में बड़ी ब्रैकेट कहते हैं ये आपने लगाई है उसके बाद, और इसके दरमियान में आपने जितनी ये इनके अंदर आपने वेरिएबल्स जुड़े हुए वेरिएबल्स कह लें आप, या इसका जो एग्जैक्ट वर्ड जो यूज किया जाता है वो स्लॉट्स का लफ्ज शायद आप लोगों ने किया होगा जी। जैसे अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट लें तो आप कहते हैं जी मेरी स्लॉट कौन सी है, पहली है दूसरी है, मेरी पहली अपॉइंटमेंट है दूसरी अपॉइंटमेंट, टाइम स्लॉट कौन सी है, शायद आप लोगों ने ये लफ्ज यूज कहीं किया हो या सुना हो, टाइम स्लॉट। तो यहाँ पे जो स्पेस की स्लॉट्स हैं या जगह हैं आप कह लें, वो कितनी आपने यहाँ पे स्लॉट्स क्रिएट करनी है रहेगी, वो आपने यहाँ पे साइज लिखना है। अगर आपने 10 क्रिएट करनी है, 5 10,000 2 लाख जितनी भी क्रिएट करनी है वो आपने यहाँ पे साइज लिखना है, और इसके बाद इसका नाम लिखना है, और इसके बाद इससे पहले यहाँ पे इसकी स्पेस मेंशन करनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो यहाँ पे किया हुआ है। सर अगर हमें पता ना हो कितने करनी है, हमने अननोन है वैल्यू करनी हो, फिर आप पता कराएं पहले, मतलब यूजर से इंपुट हमने अगर लेना हो कि हमने स्टोर तो कितनी फिर वैल्यू आपको करनी वो है डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा, एरे जो है वो डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन डू दैट बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इस वक्त हम बात नहीं कर रहे उसके बारे में। आप वो कर सकते हैं सर। जी सर ये सिर्फ वैल्यूज ही मतलब स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है? मतलब इसके अलावा आप और क्या करेंगे एरे के अंदर, मिसाल दें आप क्या चाहते हैं, क्या इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? नाम ही सर कोई लिख सकते हैं? हाँ बेटा वो भी वैल्यू है ना, ये आप मतलब आप कहते हैं मैं इसमें इमेज स्टोर करना चाहता हूँ तो इमेज भी एक वैल्यू है। लेकिन ये अगर आपको कहें कि ये आपको खाना पका के खिलाए, ठीक है, तो वो ये अरे नहीं कर सकता वो, मतलब इसके साथ आप कोई चीज़ें लगा दें, कोई हैंड वगैरह, फिर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे, तो फिर ये रोबोटिक के तौर पे कंप्यूटर काम कर सकता है। लेकिन एरे जो है उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज जो है वो कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग, वो आप गाने इसमें स्टोर कर लें, ठीक है कुछ भी, वो आपका डाटा डाटा है नेम कोई भी लिख सकते? जी बेटा। सर नेम सर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स या कुछ और? हाँ जी, वो देखें ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, देखें ये मैंने कहा कि इंटीजर टाइप का डाटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ करेक्टर टाइप का डाटा, करेक्टर टाइप AR या AX, या मैं मतलब ए जरूरी नहीं मैं नाम लिखूँ, मैं इसका नाम लिख दूँ CH, और इसके बाद ये इसका एक एरे बना दूँ। करेक्टर की जगह मैं डबल बना सकता हूँ, जो भी मेरी डाटा टाइप्स में हमने पढ़ी हैं हम उस डाटा टाइप के एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं। सर ओके सर, थैंक यू। जी बेटा। सर आपने 5 ली है ना, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है कि 1 से? ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स जो है ना इसका, जब इसको एक्सेस करना तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और इस मीन्स कि जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इससे कम होगा, ठीक है। मतलब है अगर यहाँ पे वैल्यू आपने n दी है, n मीन्स कुछ भी आपने 2 4 500 2 करोड़ 2 अरब जो भी दिया है अपनी रैम के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो 0 से स्टार्ट होगा तो n-1 तक उसका इंडेक्स जाएगा। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एरे का नाम और इस स्लॉट का इंडेक्स, फिर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं 0 की जगह 1 कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह 1 कर दूं तो मैं
इस स्लॉट को एक्सेस कर लूँगा। इसी तरह यहाँ पे अगर 2 कर दूँ तो इस स्लॉट को, यहाँ 3 कर दूँ तो इस स्लॉट को, अगर 4 कर दूँ तो इस स्लॉट को, अगर मैं लिखूँ 5 तो वो एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ जाएगा या आना चाहिए। बाज जो प्रभो सी है उसमें अगर नहीं एरर आ रहा तो इट मीन्स के दैट कंपाइलर इज इनकरेक्ट, इज नॉट गुड, क्योंकि 5 जो है हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन बाद टाइम वो टर्बो सी जो है ना वो भी आउटपुट दे देता है इसके लिए। दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज गार्बेज वैल्यू। जो अच्छे कंपाइलर हैं वो उसको वहाँ पे एरर देंगे कि जी एरे खत्म हो गया, वो उसकी एरे की एरर आ जाती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि जो आपका एक लिमिट है, जो बाउंड है वो 0 से लेके 4 तक है। आप 0 से लेके 4 तक यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। अगर 0 और 4 के अलावा आप इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये उसका तरीका है इन स्लॉट्स की वैल्यूज को 1 बाय 1 एक्सेस करने का। व्हेन आई से कि यू कैन एक्सेस देम, इट मींस कि आप उसको आउटपुट कर सकते हैं, आप उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। वैल्यू असाइन करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ये लिख देंगे सी इन एरे जो भी इंडेक्स है। अगर मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ तो इट मीन्स कि मैंने कोई लूप लगाई है और वो लूप 0 से लेकर 4 तक चलेगी, तो मैं तमाम जो एरे की स्लॉट्स हैं उसमें वैल्यू जो है वो इनपुट कर दूंगा। खैर ये देखते हैं, सारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की, अभी तक हमने कहा कि एरे कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है। कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन का मकसद क्या है कि एक लोकेशन एग्जैक्टली दूसरी लोकेशन के साथ जुड़ी हुई है। जुड़ी होने का मकसद क्या है कि अगर इसका एड्रेस जो भी है, मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ कि ए एड्रेस है, तो नेक्स्ट स्लॉट का एड्रेस कैसे एक्सेस होगा, इसमें 2 बाइट्स जमा करेंगे। 2 बाइट्स जमा करने का मकसद क्या है कि अगर आपका मकान 5 मरले के सारे घर हैं, आपका पहला घर जो है उसका एड्रेस कोई है XYZ जो भी है, ठीक है, 403B है या 287A है, जो भी है, उसके अंदर अगर मैं 5 मरले ऐड करूं तो इट मींस कि दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हाउस। उसके अंदर मैं 10 मरले आपके घर के अंदर ऐड करूं तो मतलब क्या कि आपके घर पे पहुंच के मैं 10 जो मरले है या उसकी जितना भी रिक्वायर्ड कैले डिस्टेंस है ट्रैवल करूंगा, तो आई विल बी एट द 3rd हाउस। इसी तरह अगर मैं 15 मरले, तो उस लिहाज से हम जो है इनके एड्रेसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर जो एक स्लॉट है वो 2 बाइट की है। अगर ये इसका एड्रेस ए है तो ये वाला A+2 पे होगा, ये वाला +3 पे होगा, ये वाला +4 पे होगा और ये वाला +5 पे होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी मोटिवेशन की, कि व्हाट इज द गुड, व्हाट वी आर हैविंग एडवांटेज बाय यूजिंग द एरेज। उसकी हमने हल्की सी बात की थी, बट जस्ट टू रिपीट दैट स्टेटमेंट्स टू रिवाइज एंड टू रिमाइंड यू कि अगर हमारे पास हमने 10 वैल्यूज स्टोर करनी है, या लेट्स से 5 वैल्यूज मैं कहता हूँ स्टोर करनी है, मैं लिखता हूँ इंटीजर A B C D E। अब मैं इनको वैल्यूज असाइन करूंगा, पहले A को, फिर B को, फिर C को, फिर D को, फिर E को। ठीक है, उसके बाद मैं इसको आउटपुट करना है तो मैं लिखूंगा C आउट, पहले A, फिर अगली लाइन में B या उसी लाइन में B C D E। मुझे इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं जो है वो यूज करता हूँ एक एरे इंटीजर वैल्यूज। V मैंने लिख लिया एरे का नाम 5। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम V है और जिसके अंदर 5 स्लॉट्स कह लें, जो आपको समझ आती है। स्लॉट्स मीन्स के 5 बाइट्स जो हैं, 1 2 3 4 और ये 5 बाइट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या कंसेक्टिव हैं। इस तरह से ये इसको जगह ली गई है रैम के अंदर। अब मैंने इसको वैल्यूज असाइन करनी है। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा सकता हूँ, फॉर इंटीजर आई या इंटीजर जो भी आप वैल्यू रखें, मैं लेट से C रख देता हूँ। इंटीजर C इज इक्वल टू 0,
C is less than or equal to 4, C plus plus. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि सिंपली C in VI। अब चूंकि हमें प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है उससे पता है कि ये जो वाली ये स्टेटमेंट है सी इन वाली, ये डिपेंडेंट है फॉर लूप के ऊपर, ये नेस्टेड है फॉर लूप के साथ। ये लूप कितनी दफा चलेगी? फर्स्ट 0, ये आई की जगह 0 लिखा होगा, अगली दफा आई की जगह 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद जब 5 होगा तो 5 नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 5 ना तो 4 से छोटा है ना ही उसके बराबर है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इन 2 लाइनों को लिख के हमने जो है वो लंबा चौड़ा काम जो है वो जो मतलब इनपुट करने का वो 2 लाइनों के साथ कर दिया। अब ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हमारे पास ये 5 की बजाय 500 वेरिएबल्स हों तो एक लिहाज से ये तो अजाब बन जाएगा इनपुट करना। जबकि एरे की सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे v 500 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 से लेके 499 तक। और ये 2 लाइनें जो हैं वो 0 से मतलब 500 वैल्यूज के लिए या 0 से लेकर 499 तक वैल्यूज जो हैं वो एरे में ये 2 लाइनें इनपुट कर दें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है एक लिहाज से हमारे पास आ गई है। लेकिन वो अच्छा, हम बात करते हैं बेटा कि इसकी ये जो है एरेज जो हैं इनकी एडवांटेजेस क्या है। तो आई थिंक आई एम एबल टू कन्विंस यू के दिस इज वन एडवांटेज के we can easily manipulate, we can easily handle a big amount of data. We are not required to create variables for each value, ठीक है, इनपुट आउटपुट पे प्रोसेस जो बना हम इसी तरह एक लूप लगा के इसको आउटपुट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी क्या लेंगे सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट एरेज। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एरे को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। आप इसके जरिए से एरे का नाम और इंडेक्स के जरिए से उसकी जो भी स्लॉट का वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए सिंपल वेरिएबल, जैसे आप लिखते हैं ना इंटीजर x इज इक्वल टू 5। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि जैसे जो हमने v एक एरे बनाया, v मैं लेट से यहाँ पे 10 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 16। ये मैंने जो 10th स्लॉट है बल्कि 11th स्लॉट, क्योंकि 0 से लेकर जब 10 पे पहुंचे तो 11वीं स्लॉट होगी, वहाँ वैल्यू ने वैल्यू 16 स्टोर करती है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू v10, मतलब इसको आप एज ए वैल्यू जो है वो स्टोर कर यूज करेंगे। ये हमने उसको जो 16 स्टोर की थी वो x में असाइन कर दी। फिर इसी तरह आप लिख सकते हैं सी आउट वी एक्स, वी ये 10, ठीक है। तो ये इस एरे का यूजेज है। मैं थोड़ा सा अब इसको आपको गाइड कर देता हूँ। बुक में इन्होंने क्या दिया हुआ है, आई विल स्पेंड सम मोर टाइम टू गिव यू द आइडिया। आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको इसका ज्यादा आइडिया होगा। जैसे यहाँ पे अभी 1 डायमेंशनल एरे को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 1 डायमेंशन इसको क्या है, क्योंकि ये हम एक ही सिमत में बढ़ रहे हैं। अगर ये 2 डायमेंशनल होगा तो इसकी 2 सिमतें बन जाएंगी। 2 सिमतों पे अभी मैं बात नहीं करना चाह रहा, जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में 2 डायमेंशन तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अरे को इनिशियलाइज करने के तरीके क्या हैं, मैंने आपको एक सिंपल जो वे बताया वो ये कि आपने इसको डिक्लेयर कैसे करना है। जो यहाँ पे उन्होंने इसमें डिफाइन किया हुआ है कि ये कैसे करना है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपने ये इस तरीके से करना है। ये लिखा है इंटीजर मार्क्स 5। आपने एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम मार्क्स रखा है और जिसको जो स्लॉट है उसमें 5 है। फिर आपने 0 से लेके 4 तक जो वो उसकी स्लॉट है उसको
इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया है 1 बाय 1। इसको आप एक और तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको ये लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इंटीजर मार्क्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू, ये लिखा ना 20, 50, 70, 80, 90। आप यहाँ पे लिखेंगे 20, 50, 70, 80 और 90, कोमा डाल के और करली ब्रेस क्लोज। तो ये जो है ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली मार्क्स जो एरे है वो साइज 5 का बना देगा। फर्स्ट स्लॉट यानी कि 0 में 21 में 50, सेकंड में 70, थर्ड में 80 और 9 फोर्थ में 40। ये ऑटोमेटिकली पुल असाइन कर देगा, जो इससे प्रीवियस एग्जांपल आपको दिखाई गई है ये वाली। यहाँ पे आपको इसका साइज देने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया स्टार्ट में। 23 पहली स्टार्ट में चला जाएगा जिसका इंडेक्स 0 होता है, ये दूसरी में जिसका इंडेक्स 1 है, ये तीसरी में एंड सो ऑन। ठीक है, ये उसको इनिशियलाइज करने के तरीके हैं। फिर ये हमने वो फॉर लूप के ज़रिए से जो यूज़ किया, हम सी इन, यहाँ वहाँ पे हमने सी इन किया था, वहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो इंडेक्स है वही वैल्यू उसकी स्लॉट में सेव कर रहे हैं। अब इसका इंडेक्स 0 है तो हम वही 0 जो है उसकी स्लॉट में भी सेव कर रहे हैं। मतलब 0 स्लॉट के अंदर 0 सेव कर रहे हैं, 1 स्लॉट के अंदर 1, 2 स्लॉट के अंदर 2, 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 4 और 5 जब होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये उसने सी इन करके इनपुट किया हुआ है, ये उसने लूप लगा के सी आउट की मतलब इन से इनपुट किया है, फिर ये आउटपुट किया। अच्छा, ये 7.3 क्या कर रहा है, ये जस्ट उसको सम कर रहा है। अच्छा, आई गिव यू एज काइंड ऑफ एन असाइनमेंट कि आपने इसको कहाँ तक पढ़ना और समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ ना आए तो आपने कल मुझसे क्वेश्चन करना है। तो आई गिव यू आपने जी 7.9 तक आपने जो है वो ये पढ़ने हैं प्रोग्राम्स, और 7.9 तक जहाँ पे भी जिसको जो भी लाइन आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि जी या मुझे इसकी ये जो आउटपुट उसने दी है मुझे समझ नहीं आई, तो आपने मुझसे क्वेश्चन करना है कि जी मुझे ये, मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये एग्जांपल जो 7.9 है, आप कहते हैं जी कि ये फॉर लूप जो है यहाँ पे सीन क्या, सीन नम आई, ये क्या है, हालांकि ये हमने पढ़ा है, पता नहीं हो। आप इसको जैसे मैं रन करता हूँ एक वेरिएबल बनाएंगे कि जी नम का ये एरे का वेरिएबल है, उसमें आप इनपुट कर रहे हैं, ये उसने इनपुट की है, उसमें चला गया, उसके बाद ये आउटपुट की है, ये उसने आई को 4 किया है, तो पहले क्या आउटपुट होगा। इनको रन करके देखें, इनको समझने की कोशिश करें। जो समझ नहीं आता, जो लॉजिक समझ नहीं आती, जो सिंटैक्स समझ नहीं आता, देन आस्क मी द रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर आप में से कोई बच्चा उठ के गए जी वो देखे अब ये 7.6 थोड़ा सा बड़ा है, आंखों को तकलीफ हुई है शदीद, वही मुझे समझ ही नहीं आया, तो दिस इज यू आर जस्ट लूजिंग बाय यू गॉट अफ्रेड, कब डर गए हैं, पता नहीं क्या लिखा, उसको समझने की कोशिश करें। मतलब ये क्या लिखा है जी, नंबर आई जो है ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब ये जो भी आई की वैल्यू है वो डायरेक्टली नंबर्स में असाइन हो रही है, उसका स्केयर ले रहे हैं आप, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करके स्केयर्स वाले एरे में स्टोर कर रहे हैं, उसको आप ज़रब 3 दफ़ा दे के उसका क्यूब बन जाएगा, उसको क्यूब वाले एरे में स्टोर कर रहे हैं, और फिर इन तीनों को जमा करके एक और एरे में स्टोर करें सम आई। तो इट विल although it will not be very easy, but it will not be kind of impossible if
you use your head, you use your brain, तो you should understand. In case आपको फिर भी समझ नहीं आता तो then do ask, जरूर पूछें. मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको डिस्करेज करता हूँ कि आप जो है वो बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करें, बट आई इंसिस्ट कि आप पहले ट्राई जरूर करें. जैसे कि आपके माँ बाप जो हैं वो आपको ये हमेशा तो नहीं ना, वो आपको कहेंगे कि बेटा आपको मैं या जो है खाना खिलाऊं, बड़े हो गए आप खुद खाना खाएं, ठीक है. उसके बाद फिर आप बेशक अब्बा की फैक्ट्री है या अब्बा जी जो है वो क्या कहते हैं कहीं दुकान पे हैं या कहीं मुलाजिम हैं, तो देन यू हैव टू वर्क फॉर न्यू जॉब. तो आपने खुद से ट्राई जरूर करनी है. तो कह लें कि एज योर टीचर आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, try my best to let you understand these things, but you must try yourself too. Otherwise अगर आप कहेंगे कि मैं अपना टाइम पे बोल दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, समझना लेकिन आपने ही है. और उसका बेस्ट जो वे है वो यही है कि आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो आई स्टॉप हियर. जी बेटा. सर ये अभी आपने एग्जांपल खोली हुई है, तो इसका ये जो कांस्टेंट इंट साइज दिया हुआ है इन्होंने, ये है क्या चीज? क्या चीज? कॉन्स्ट बेटा, ये कॉन्स्ट जो है ये बहुत पहले हमने पढ़ा था, लेकिन इसको रिपीट कर लेते हैं. कॉन्स्ट और डिफाइन. कॉन्स्ट क्या करता है, ये एक इसकी आप कह लें कि खसूसियत बन जाएगी इस वेरिएबल की कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते. कांस्टेंट से है ये कि ये इस वेरिएबल को कांस्टेंट कर देगा. ये जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है ये फोर्स करता है कि इसको अगर चेंज करेंगे आप तो एरर आ जाएगा. ये उसको चेंज नहीं करने देगा. अगर कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ तो यू कैन चेंज इट. सर जी ये जो कॉन्स्ट है ये तो हम कॉन्स्ट और डिफाइन डायरेक्टिव है, तो हम मैथ की वैल्यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि इधर भी कर सकते हैं? नहीं, ये कॉन्स्ट आप के लिए कि आपने किसी जो वेरिएबल है आप उसके ऊपर ये चेक लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर ये आप कह लें कि एक कंडीशन कि भाई इसको चेंज नहीं करना कोड में. अगर आप गलती में उसको चेंज करने की कोशिश करें तो प्रोग्राम एरर दे दे आपको. ये इसका मकसद, नथिंग मोर. जैसे कि अगर आपने एक लिखा हुआ है, एक कोई गिनती लिखी है 500, 10,000, 6, 7, अब वो कहे कि 7 का मतलब 6 है या 7 का मतलब 15 है, तो वो दूसरा कहेगा यार आप बदमाश रहा, 7 का मतलब 7 है. क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है, यू कैन नॉट चेंज इट. अब हमारे पास एक वेरिएबल है साइज. तो साइज जो है ये एक वेरिएबल है, लेकिन हम इसको भी कांस्टेंट बना रहे हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड कांस्ट. ये क्या करता है, वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते. जो आपने एक वैल्यू इसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे असाइन कर दी है, यू कैन नॉट चेंज. आप इनको पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करें टिल 7.9. और आई वुड बी वेरी हैप्पी कि इफ यू पीपल हैव मार्क्ड और somehow written somewhere कि जी मुझे ये लाइन की ये मकसद समझ नहीं आया कि ये क्या है. ठीक है, तो सर जी बेटा. सर यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज लेंथ इज -1. सर इसकी समझ बेटा ये फर्स्ट मैंने ये बताया था वैसे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ. हमने कहा था कि ये कह रहे हैं, ठीक है, ये आपने मेरा ख्याल या तो लेट ज्वाइन किया है. ये कह रहे हैं हम इसको गिनती शुरू करते हैं 1 से लेके ये 10 है मिसाल के तौर पे. स्लॉट्स ये डब्बे 10 हैं, ठीक है, जितने भी हैं. सर ये तो समझ लगे कि 0 से स्टार्ट करते हैं सर. लास्ट एलिमेंट -1 लिखा हुआ है उधर. हाँ तो वो -1 होगा ना. अगर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये बड़ी कॉमन सेंस है, 6, 7, 8. तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा. तो जब इसको जनरलाइज्ड कर देंगे, ये तो 8 के लिए 7 हुआ ना, जब इसको जनरलाइज कर देंगे, मैं कहता हूँ ये कोई भी वैल्यू n है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, n-1. मतलब आप n को जो मर्जी दे दो वैल्यू, तो सिंपल है ना कि n को आप 5 करोड़ दे दो या 7 दे दो, तो n-1 6 हो जाएगी. ओके सर, थैंक यू.
जनरलाइज जब बुक के अंदर बात की जाती है तो वो जनरलाइज की जाती है ताकि आप कोई भी उसमें कोई भी एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन आप या उसमें मिसाल आप पुट करें तो वो सही साबित हो। अच्छा, तो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी विल टॉक अबाउट एरेज। Still we will talk about arrays and I will be happy to answer those questions. I feel also happy कि मैंने ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये मैं आपसे जो है वो आपको एडवाइस करूंगा कि जब मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना तो उसको उसी वक्त समझने की कोशिश करें और उस वक्त समझ ना आए तो उसी वक्त, क्योंकि मे बी आई कैन अज्यूम के व्यूअर्स 60 to 70 people or maybe 80 people, तो मे बी आपको 10 लोगों को समझ आई है, 70 को 50 को समझ नहीं आई, तो क्वेश्चन उसी वक्त अगर एक बच्चा अलग अलग एक ही चीज को पूछेगा तो जाहिर बात है बेटा टाइम ज़ाया होगा। सर टाइम मतलब मेरा मैंने नहीं हैंड आपका रेज ज़ाया किया होगा। था लेकिन आपने देखा नहीं शायद, तो आप आगे निकल गए, फिर इसलिए मैंने स्टॉप नहीं बेटा, मैं ना असल में मुझे ना बोल के अब आपने करना है, मैं वो आपकी ना वो कमेंट्स नहीं सुन रहा, देख रहा। कमेंट्स आपके यहाँ पे अगर आए भी होंगे ना तो मैं जो है वो आपके सामने ये जैसे आया होगा कि जिसने किसी ने पूछा मिड कब होंगे, कि मैंने आपके सीआर को बताया कि आपके मिड 18 से स्टार्ट हो रहे हैं। भाई ये सीआर ऐसे अब कोई बच्चा जो है ना अगर मिस होता है तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सर ओके सर। डेट शीट काइंडली शेयर कर दें। बेटा ये हाँ वो मैंने इसको शेयर कर दिया, आपके मिड कब होने हैं, आपका फाइनल कब होना है, तो वो सारे मैंने सीआर को, मेरे ख्याल है कि वो जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का नहीं आप सर, पहला पेपर कौन सा हो रहा है? सर टाइमिंग क्या होगी सर? बेटा वो हमने डिसाइड, अब पहले आमतौर पे तो ये होता है कि डेट शीट होती है, लेकिन चूंकि अब कोविड है तो आप अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। लास्ट वाले लेक्चर जो थे उसमें से किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट डिस्कस करना है? जी मैम। बोलें कौन सा क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है तो। अस्सलाम वालेकुम मैम। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 39 मैम। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 39। जी मैम। ओके। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों की स्क्रीन पे शेयर किया मैंने। क्वेश्चन में मैंने लास्ट टाइम जो वीडियोस रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड की थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स हमने दोनों फाइंड करनी है। यहाँ पे जस्ट उसने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है, राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड नहीं की हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है। इन केस अगर आपको यहाँ पे बाउंड कर दिया जाता है, जीरो के साथ राइट साइड पे नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लगाया जाता है, तब हमने सिर्फ इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है या राइट जो भी मेंशन होगी। यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, हमने इसकी लेफ्ट और राइट दोनों फाइंड करनी है। इसमें इसने सिर्फ लेफ्ट फाइंड की हुई है तो थोड़ी सी बाय मिस्टेक उसने फाइंड किया, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हुए एब्सोल्यूट का साइन स्किप करना है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को ब्रीफ करवा देती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया आप लोगों की स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट ली है माइनस के साइन के साथ, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस ए। आपके पास फंक्शन क्या था? आपके पास फंक्शन था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन माइनस 1 प्लस एज माइनस 1 ओवर एज। मॉडुलस में जो फंक्शन है वो माइनस 1 प्लस एज मॉडुलस फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगी तो इसके साथ मॉडुलस का लाइन स्किप करते हुए
माइनस का साइन लूंगी, और अगर मैं इसके अंदर राइट हैंड लिमिट लूंगी तो मैं इसके अंदर मॉडुलस की ये लाइन खत्म करते हुए प्लस का साइन लूंगी। ठीक है, पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो मॉडुलस का साइन स्किप करते हुए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिया। ठीक है, माइनस इंटू -1 प्लस एज -1 ओवर एज, लिमिट ए अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस +1 और प्लस माइनस माइनस एज, और साथ में जो -1 था वो एज इट इज आ जाएगा, और में एज आ जाएगा। -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों आपस में, आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा माइनस एज और डिनोमिनेटर में भी एज रह जाएगा, एज से कैंसिल होगा और इज इक्वल टू में आपके पास आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व की है। अभी इसकी राइट हैंड लिमिट भी मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ, इसी के अंदर चेंजिंग करूंगी। यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। सिमिलरली मॉडुलस की साइन स्किप करते हुए यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं सिर्फ इसमें चेंजिंग कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने सारा इसको ब्रीफली करना है। यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन आएगा, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर जो है वो हमारे पास वही साइन है। ठीक है, अब आपके पास रिजल्टेंट में क्या आएगा, -2 प्लस एज ओवर एज। अब अगर आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो आप देखें इसके अंदर लिमिट पुट करके आपके पास क्या आंसर आता है, -2 ओवर 0, यही फॉर्म बनती है। ठीक है, -2 ओवर 0 और ये इज इक्वल टू में रिजल्टेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि हमारा फंक्शन जो है उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये जो ऊपर वाला एच है ये नीचे डिनोमिनेटर में कट नहीं सकता? ये दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो ये कैंसिल हो सकता है। आगे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, आप इस फॉर्म में इसको मेंशन कर सकते हो, -2 ओवर एज एंड प्लस एज ओवर एज, एज ओवर एज की फॉर्म में। एच जो है वो दोनों के साथ सेपरेट हो रहा है। अब दोनों के साथ सेपरेट करके भी ये देखें लिखना चाहो तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये फॉर्म बनेगी, इसमें एच ओवर एज कैंसिल हो जाएगा, -2 ओवर एज रह जाएगा, फिर लिमिट पुट करोगे तो -2 ओवर 0 बनेगा, +1 आएगा, माइनस इन्फिनिटी +1, फिर आंसर जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी ही फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। कैंसिल एक कंडीशन में होता है जब हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से वो चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है। यहाँ पे नोमिनेटर में -2 प्लस एज है, एज कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए नीचे वाले एज से वो कैंसिल नहीं हो सकता। और कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में से? क्लास पे और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मैम 40 वाले का कोई पार्ट करवा दें, उसकी समझ नहीं आई इतनी खास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ब्रैकेट फंक्शन है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमने जो फाइंड करनी है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी कि मॉडल फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन जिसे हम इंटरवल फॉर्म भी कह सकते हैं, और थर्डली पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन के क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 31, 32 ये सारे क्वेश्चन पीस वाइज थे, जिसके अंदर फंक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पे ब्रेक किया जाता है कि राइट हैंड वाले पॉइंट्स के लिए सेपरेट फंक्शन है, लेफ्ट हैंड के लिए सेपरेट फंक्शन है। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी पीस वाइज भी कहलाता है क्योंकि इसको जब आप ओपन करते हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे होता है। सिमिलरली अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ब्रैकेट फंक्शन के क्वेश्चन हैं। इसमें ब्रैकेट फंक्शन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या ब्रैकेट फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि सेकंड पार्ट में। ठीक है, इसका सिंपल मीन ये है कि आपके पास जो भी ब्रैकेट फंक्शन दिया जाएगा उसको हमने पहले आप इंटरवल फॉर्म में लिख लो, नहीं लिखना चाह रहे एज इट इज भी ठीक है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये 2x दिया गया है, मैं इसे ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये 2x है, इंटरवल की फॉर्म में ये बनेगा 2x - 1। हमेशा इंटरवल मिनिमम टू मिनिमम एक सिंगल 1 गैप के साथ लाजमी होता है। तो राइट हैंड के लिए हम एज इट इज 2x लेंगे,
लेफ्ट हैंड के लिए जब हम फंक्शन लेंगे तो 2x माइनस 1 लेंगे। कोई भी ब्रैकेट फंक्शन होगा टोटल फंक्शन में से -1 करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट हैंड के लिए हम एज इट इज ही फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट है इसमें 2x इंटू एक्स माइनस 1। जब इसका लेफ्ट हैंड लेंगे या राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड लूंगी तो ये बनेगा 2x माइनस 1, राइट हैंड लूंगी तो एज इट इज 2x आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड वाला क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट किया है, x एंड x प्लस 1 दोनों सेपरेट ब्रैकेट फंक्शंस हैं। लेफ्ट हैंड के लिए फर्स्ट वाले फंक्शन में x माइनस 1, दूसरा जो फंक्शन है उसमें भी लेफ्ट हैंड में -1 करना है, यानी कि x प्लस 1 माइनस 1। इसी तरह जो आगे फर्दर थर्ड है x 1/x की फॉर्म में, इसमें भी आपके पास यही फॉर्म बनेगी 1/x माइनस 1 लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट हैंड के लिए एज इट इज 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x एंड x माइनस 1, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स फाइंड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन है। फंक्शन यहाँ पे एज इट इज मेंशन की है। उसके बाद दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, दोनों पे लिमिट सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, वो सेपरेट लिमिट अप्लाई की है। आगे उसने जस्ट इसका आंसर मेंशन किया है। आंसर किस फॉर्म में लिखा है, 2x लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1, साथ वाला फंक्शन x माइनस 1 जो है वो एज इट इज ही आएगा। ठीक हो गया, क्लियर है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो जो भी ब्रैकेट फंक्शन होगा उसमें से हमने लेफ्ट हैंड के लिए -1 करना है और राइट हैंड के लिए हमने उसे एज इट इज ही लेना है। यहाँ पे 2x माइनस 1 आएगा, लिमिट 1 पुट करेंगे तो 2 1 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 निकाल के 1 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले फंक्शन में पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो ये 1 और 0 मल्टीप्लाई होकर आपके पास रिजल्टेंट में जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड वाले जो है राइट हैंड लिमिट लेंगे 2x एंड x माइनस 1, इसमें भी ब्रैकेट फंक्शन दूसरा फंक्शन है, दोनों पे लिमिट सेपरेट अप्लाई की है। लिमिट सेपरेट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाली जो है एज इट इज ही आएगा ब्रैकेट फंक्शन, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। यहाँ पे क्या आपके पास बनेगा 2x आ जाएगा, यानी कि 2 के अंदर लिमिट x की पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 2, और साथ वाला जो फंक्शन है x माइनस 1 वो फिर एज इट इज आएगा 1 माइनस 1 0, और दोनों का जो आंसर है वो आपके पास 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन x approaches to 1 2x and x minus 1 is equal to 0, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपके पास जब लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट जो है वो सेम है, तो दोनों सेम है तो इट्स मीन लिमिट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड वाला जो फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मैंने इसे 1 के साथ सॉल्व किया है और 0 के साथ भी ये सॉल्व हो सकता है। मैम ये यहाँ है 1 के साथ, जी ये 1 के साथ ही है मैम। 1 के साथ भी सॉल्व है, मैं इसे 0 के साथ भी सॉल्व करके बता देती हूँ कि 0 के साथ भी ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैं यही बता रही हूँ। 0 के साथ बुक जब पे आप इसे 1 है सॉल्व मैम, करेंगे, जी बुक पे 1 है मैम। बुक पे 1 है, मैंने यहाँ पे इसको 1 ही किया है, ये देखें 0 ही था। मैम तो मेरे इधर पास लिमिट है, तब भी जरूरी है इसको कि वैल्यू 1 ही पुट करनी, कोई भी पुट कर सकते हैं? कोई भी पुट कर सकते हो, उसके रिलेटेड आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, आंसर सेम भी हो सकता है। हमें जो भी पॉइंट दिया जाएगा हमने सिर्फ वही पुट करना है। ठीक है, ठीक हो गया मैम। जैसे आपके पास यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ ये आपके पास 1 के साथ मैंने अगर ये सॉल्व किया हुआ है सारा क्वेश्चन, मैं यही अगर 0 के साथ सॉल्व करती हूँ तो आप देखें 0 के साथ क्या बनेगा। पहले ये लेफ्ट हैंड लिमिट में सॉल्व करूंगी 0 पॉइंट लेते हुए। ठीक है, 0 पॉइंट लेते हुए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पर ब्रैकेट फंक्शन है x, और साथ में ब्रैकेट फंक्शन है, दो ब्रैकेट फंक्शन है x प्लस 1। ठीक है, इसे मैं लेफ्ट के लिए और x अप्रोचेस टू 0 के लिए सॉल्व कर रही हूँ। माइंड में रखना आपने, मैं इसे x अप्रोचेस टू 0 के लिए सॉल्व कर रही हूँ
और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या फंक्शन आएगा। ब्रैकेट फंक्शन, ब्रैकेट सॉरी लाइंस जो है वो ब्रैकेट खत्म कर रही हूँ लेफ्ट हैंड के लिए। तो यहाँ पे क्या फंक्शन बनेगा, x माइनस वन, ठीक है। और सेकंड वाला क्या बनेगा, एक्स मैम। x प्लस वन। पूरा डिटेल से कर देते हैं ताकि किसी को समझ नहीं आ रही फिर भी आ जाएगी, ठीक है। फुल जो भी ब्रैकेट फंक्शन है लेफ्ट हैंड के लिए उसमें से हम माइनस वन करेंगे, जैसे x में से माइनस वन और सेकंड वाले ब्रैकेट फंक्शन में x प्लस वन और साथ में क्या आ जाएगा माइनस वन। सिंप्लीफिकेशन कर लें, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास x माइनस वन और सेकेंडली x आ जाएगा। मैं किसके लिए इसको सॉल्व करी हूँ, जीरो के लिए, ठीक है। तो जीरो के लिए किस फॉर्म में आएगा, ये आ जाएगा माइनस वन और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा जीरो और रिजल्टेंट में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब यही चीज अब जब राइट के लिए सॉल्व करोगे, मैं सिमिलरली सेम यही चीज जो है वो राइट के लिए सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। राइट के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x एंड मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस वन फॉर राइट हैंड लिमिट एज इट इज ही फंक्शन आ जाएंगे x इंटू प्लस वन, ठीक है। जीरो के लिए सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जीरो और प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस वन बनेगा तो आंसर फिर क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। जैसे ही आप इसे वन के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों के अकॉर्डिंग के बुक में क्वेश्चन जो है वो वन के लिए दिया गया है, जब आप वन के लिए सॉल्व करेंगे देखिए आंसर पे क्या इफेक्ट बनता है। ये मैंने सारा जीरो के लिए सॉल्व किया है, ये सारी लाइंस यहाँ से ये फंक्शन एज इट इज ही आएगा कि मैंने ये फंक्शन पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिख लिया है, माइनस वन आ रहा है, फिर आगे उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। अब सिर्फ इसके अंदर लिमिट पुट करूंगी, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन के साथ वन माइनस वन जीरो और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, आंसर क्या बनेगा जीरो, ठीक हो गया। अब सेकेंडली जब मैं इसे वन के साथ राइट के लिए सॉल्व करती हूँ तो देखिए आंसर पे क्या इफेक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास वन और ये वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे टू। तो क्या दोनों के लिए सेम आया आंसर, वन के लिए आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा, जीरो के लिए आंसर जो था वो सेम आ रहा है। इससे दो बातें क्लियर होती हैं कि फंक्शन के अंदर जो भी लिमिट आपको दी गई है, पॉइंट दिया गया, आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है और जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन और ये भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन अगर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है तो बाकी तमाम पॉइंट्स के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, या उसकी राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो दोनों सेम आएंगी, ठीक है। यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स जो हैं वो अगर मैं x इज इक्वल टू वन ले रही हूँ लिमिट, तो दोनों के लिए सेम नहीं आती, जीरो के लिए जो है वो दोनों सेम आती है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर ये चीज देगी है वन ओवर एक्स के साथ ओवर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सिंपल आपने जो चेंजिंग करनी है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वन ओवर एक्स माइनस वन और राइट के लिए एज इट इज आ जाएगा वन ओवर एक्स और साथ में ये एक्स, ठीक है। इसकी जरूरत तो नहीं है करवाने की, क्लियर हो गया या मैं इसको भी कर दूं? नहीं मैम क्लियर है हमें तो। हो जाएगा मैम। क्लियर है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में से? नो मैम थैंक यू। मैम कौन कौन मैम जी जी मैम कौन कौन से एक्सरसाइज इंक्लूड है? पेपर में 1.3 तक इंक्लूड है। और मैम वो दूसरे चैप्टर में से? दूसरे चैप्टर में से कौन से में से? एक तो आप लोगों ने मैम 2.1 और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर किया था जो मैथमेटिकल मेथड की बुक से था, उसमें एक्सरसाइज 1.1 पूरी थी
1.2 में से जितने क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे, जितने भी करने थे। इसी तरह जो एक्सरसाइज अब ये हमने इस चैप्टर की है 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 में से जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। 1.2 और 1.3, 1.2 भी कंप्लीट है, 1.3 भी कंप्लीट है। मैम पेपर असाइनमेंट बना के देना है? नहीं, पेपर आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होगा। मैम जूम पे होगा? नहीं, गूगल फॉर्म पे पेपर होगा आप लोगों का। टीचर्स के लिए 2 ऑप्शन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जूम पे और गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं गूगल फॉर्म पे लूँगी, उसमें आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आप लोग ऑनलाइन होकर पेपर को ओपन करोगे। पेपर का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग पेजेस पे लिखेंगे, उनके मैम, आंसर जो हैं वो सिर्फ वहाँ पे मेंशन करेंगे। जी मैम गूगल फॉर्म का क्या मतलब है? गूगल मीट पे होगा पेपर? गूगल मीट पे नहीं होगा। गूगल फॉर्म का मतलब है जो हम गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं, अपनी आईडीज, ईमेल आईडीज यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऑप्शन आता है गूगल फॉर्म का। उसके मैम ऊपर मैं पेपर बेसिकली टाइप करके आप लोगों को सिर्फ लिंक दूंगी, जी आप मैम। लोग उसे ओपन कर लें। विदाउट अपनी आईडीज को ओपन किए हुए आप उसको ओपन कर सकते हो। एक्सक्यूज मैम। मोबाइल पे कर लें, अपने लैपटॉप पे कर लें, जहाँ मर्जी उसको ओपन कर सकते हो। मैम जी मैम बेसिकली ना हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस पेपर पड़ा हो तो क्या आप वो ग्रुप में सेंड कर सकती हैं? प्रैक्टिस पेपर जो है वो ग्रुप में मैं सेंड तो कर दूँ, लेकिन वो ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ पहले कभी भी। अच्छा, यानी ऑनलाइन पहले पेपर कभी लास्ट टाइम हुए थे। हाँ, तो मैम वही पेपर आप ठीक है सेंड मैम, वो कर दें आप, कर दें आप। अंदाजा हो जाएगा। चलें ठीक। थैंक यू सो मच मैम। मैम शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आएंगे, 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और एमसीक्यूज जो हैं वो हाफ मार्क्स का होगा एक। तो कितने? मैम हमने स्क्रीन के ऊपर ही सिलेक्ट करने हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन वो लिख बिल्कुल के? उसके ऊपर ही। टाइम मैम कितना होगा? टाइम अगर तो 24 एमसीक्यूज हैं तो आपके पास 25 मिनट्स होंगे। मैम जी, जो एमसीक्यू सॉल्व करने वाला होगा वो फिर उसके हिसाब से टाइम दिया जाएगा। मैम मैथ का तो वो वैसे भी वो बड़ा पे सॉल्व करेंगे, रफ पेपर पे? वो आप लोग जहाँ पे मर्जी सॉल्व कर लें, आप लोगों ने वहाँ पे सिर्फ उसके आंसर टिक करने हैं। क्वेश्चन की लेंथ कितनी होगी? 2 मार्क्स के क्वेश्चन की कितनी लेंथ होती है? यानी वो चीज नहीं कि जैसे आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन हो ग्राफ वाले, वो चीज नहीं होगी? ग्राफ वाला भी हो सकता है। अच्छा, यानी छोटे छोटे देंगी ना आप? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हम कब देंगे? हो तब। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक में शेयर किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, दो आदमी पेपर किस दिन लेना है? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम वो पूछ रहे किस दिन होगा पेपर? पेपर किस दिन होगा? आप लोग के डिपार्टमेंट ने यस अभी तक मैम। कोई भी डेट नहीं दी, लेकिन मतलब आप लोगों का मैम नेक्स्ट टीचर वीक में होगा डिसाइड पेपर। करेंगे? नेक्स्ट वीक में पेपर होगा। नेक्स्ट वीक में रख लें? होगा ही नेक्स्ट वीक में, रख क्या लें। इस पक्का वीक मैम? में फिर तो 3rd, आप कह 5th रही और हैं कि 7th स्पेसिफिक पेपर दो रहे हैं। मैम मतलब लिमिट दी हुई है किस इस तारीख के अंदर अंदर पेपर होंगे, मगर एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। और मोहम्मद तारिक और अकील अहमद, बिल्कुल कैमरा ऑन होगा पेपर के दौरान में। पेपर से पहले आप लोगों को सारा का सारा डिटेल से समझा देंगे कि कैसे पेपर होगा और आपने कैसे उसको ओपन करना है, सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कर देंगे।
एक्चुअली मैम जिस जो आप बता रही जिधर आप कह रही हैं कि पेपर होगा तो उसकी मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियो है जिसके अंदर बताया हो कि कैसे हो सब पेपर? मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। आप लोगों की गाइडलाइन के लिए पेपर सेंड कर देती हूँ। वैसे चलिए यूट्यूब ठीक पे है ठीक है उसके मैम। लिंक्स भी हैं, यूट्यूब पे उसकी गाइडलाइन भी है कि पेपर कैसे आप लोगों ने करना है, उसको सबमिट कैसे करना है। मैम अगर कोई नेट इश्यू हो गया, क्या हुआ? अगर कोई नेट इश्यू हो गया तो नेट इशू उस दिन अपना नेट इशू अच्छे से रखें। मैम फिर पेपर वहीं से स्टार्ट अगर होगा, लाइट दोबारा बंद हो से गई? करना पड़ेगा? हमजा पेपर जो है वो शीट पर ही करना होगा। अगर आप लोगों को मैथ का पेपर जो है उसमें अगर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन दिए कि आप लोगों से टाइप नहीं, मुझे पता है आप लोगों का अभी फर्स्ट मैसेज है, आप लोग वर्ड पे टाइप नहीं कर सकते इतनी जल्दी, जितना भी टाइम होगा पेपर का। उस कंडीशन के लिए अगर तो मैंने मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत लेंथी, तो वो आप लोग पेज पे सेपरेट पेज पे करके उसी टाइम ड्यूरेशन जो भी आपको दी जाएगी पेपर, उसमें आप मुझे मेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और अगर वो उसी के ऊपर सॉल्व होते हुए तो वेल एंड गुड, आप उसके ऊपर ही सॉल्व करके उसको वहीं पे सबमिट कर दें। तो मैम यानी मैम जी एमसीक्यूज भी ऐसे कि वो भी नेट पे करने हैं? एमसीक्यूज आपने वहीं पे नेट पे ही जो भी आपके पास फॉर्म खुलेगा आपने उसके ऊपर ही क्लिक करने हैं। आप लोगों की जो मीटिंग अभी दोबारा होती है मैं उसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने एमसीक्यू कैसे वहां पे ही सॉल्व करना है, ठीक है मैम जी। मैम क्या गूगल फॉर्म में जो है वो वीडियो का ऑप्शन होगा? गूगल फॉर्म में भी वीडियो का ऑप्शन है क्योंकि गूगल मीट पे ऑप्शन होता है। हाँ तो यही उसके वही मैं कह अलावा रहा हूँ, आपने जूम गूगल पे मीट। ऑप्शन होता है। अच्छा ठीक हो गया, यानी बेसिकली फिर आप आप कहना लोग अपना चाह रही हैं वीडियो कि ऑन मैं गूगल। रखेंगे। आपको सारी गाइडलाइन जो है वो दे दी जाएगी पेपर से पहले, टेंशन नहीं लें, सिर्फ पेपर की तैयारी करें। मैम कह रही हैं ड्यूटी नहीं लगवा सकते। क्या हुआ है? बिल्कुल सब कैमरा ऑन करेंगे, गर्ल्स भी करेंगे और एक्चुअली बॉयज मैम भी। जी 1.2 show that the function f r to r defined by f of x is equal to x if x is irrational and 1 minus x if x is rational is continuous at x is equal to 1/2। हमने क्वेश्चन को शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है at x is equal to 1/2। अब 1/2 हमारे पास क्या नंबर है? रैशनल नंबर है। फिर आपके पास पीस वाइज फंक्शन दिए है। पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म ये दी है कि आपके पास फंक्शन जो है वो इरेशनल है तो हमारे पास फंक्शन फर्स्ट में यानी कि x आएगा, रैशनल होगा तो 1 माइनस एक्स लेंगे। सबसे पहले तो ये रैशनल और इरेशनल के लिए फंक्शन कैसे लेना है या लिमिट कैसे लेनी है, मैं आप लोगों को ये सारा कुछ अंडरस्टैंड करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज के स्टार्ट में किए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवाया था। f of x is equal to x3 minus 27 over x square minus 9 if x is not equal to 3, when x is equal to 3 f of x is equal to 6। at x is equal to 3 हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की थी। जब हमने लिमिट लेनी है, लिमिट मीन के अप्रोचिंग पॉइंट लेना है, कौन सा हमने फंक्शन लिया था? फर्स्ट वाला। क्यों लिया था? क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो अनडिफाइंड की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन ली है x इज नॉट इक्वल टू 3 कि लिमिट अप्रोचिंग टू 3 होगी, एग्जैक्ट 3 नहीं होगी, अप्रोच कर रही होगी, तो हमारे पास x की पावर 3 माइनस 27 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 फंक्शन होगा। जब x इज इक्वल टू 3 है तो 6 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जब x रैशनल है तो हमारे पास सेकंड वाला फंक्शन था यानी कि रैशनल नंबर 1/2।
1/2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। यही समझ लें कि x इक्वल टू 3 है या x इक्वल टू 1/2 है, तो सेकंड फंक्शन है। जब x इज नॉट इक्वल टू 1/2 यानी कि x इज इररेशनल नंबर, हर रैशनल के साथ इररेशनल आते हैं, फिर रैशनल फिर इररेशनल, ये कॉम्बिनेशन बनता है रियल नंबर्स में। तो कहते हैं जब इररेशनल होगा तो फर्स्ट वाला फंक्शन है। ठीक है, तो अब क्लियर है कि हमारे पास जो लिमिट दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, जिसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 1/2. f of x is equal to x if x is irrational. जब हमने लिमिट लेनी है, इररेशनल फंक्शन लेना है, तो हमारे पास लिमिट के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन आएगा? फर्स्ट वाला यानी कि x। जब x इज रैशनल यानी कि गिवन पॉइंट जो है वो रैशनल ही है, x इज इक्वल टू 1/2 है, तो हमने कौन सा पॉइंट लेना है? सेकंड वाला फंक्शन लेना, 1 - x। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी और डिफरेंट मेथड के साथ भी दिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ x इज इक्वल टू 0.23579 सो ऑन, यानी कि कोई सा भी इररेशनल नंबर लिख दूँ। तो सॉल्व करते हुए आपने क्या करना है? इररेशनल पॉइंट है तो ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा फंक्शन आएगा? फर्स्ट वाला। और ऑन द लिमिट पॉइंट, तो लिमिट किसके लिए लेंगे? रैशनल के लिए लेंगे, क्योंकि रैशनल के साथ क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। अब हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है, हमने उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है, x इक्वल टू 1/2 के अकॉर्डिंग। तो जब हमने एग्जैक्ट पॉइंट में पुट करना है, तो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन यानी कि 1 - x, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब लिमिट लेनी है, तो लिमिट के लिए यहाँ पे रॉन्ग किया हुआ है उसने ये क्वेश्चन, ये 1 - x फंक्शन नहीं आता। लिमिट के लिए अप्रोचिंग पॉइंट लेना है, जो कि मेरे पास ये फर्स्ट वाला फंक्शन आएगा x। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x लेना है। ये सारा जो फंक्शन 1 - x दिया हुआ है ये बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, सिंपल x आएगा। x इज इक्वल टू लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा। ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट f ऑफ 1/2, आंसर 1/2। एंड फॉर द लिमिट, लिमिट के लिए भी आंसर आपके पास 1/2 है, दोनों का आंसर सेम है। इट्स मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। कंटिन्यूअस फंक्शन की जो डेफिनेशन थी, जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, या तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन एग्जैक्ट पॉइंट पे, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया है कि लिमिट ली है और फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वो पॉइंट पुट किया है, दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड कंडीशन ये होती है ऑन द पॉइंट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। और एक थर्ड चीज़ ये होती है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी तो भी हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। मैम क्लियर है जी? मैम रिपीट कर देना, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा था। तो स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ रिपीट कर देती हूँ। दो कंडीशन तो ये देखें आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो रही हैं, ये देखें। ठीक है, एक कंडीशन ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट फंक्शन का जो आंसर है, तीनों चीजें इक्वल होंगी तो फंक्शन क्या कहलाएगा? हमारे पास कंटिन्यूअस कहलाएगा। सेकंड कंडीशन ये थी एक लिमिट जो भी आपके पास गिवन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग एट ऑन द पॉइंट एफ ऑफ ए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, दोनों का आंसर सेम है तभी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, एंड थर्ड चीज हमारे पास ये भी करते हैं हम, सम टाइम ऑन द पॉइंट फंक्शन नहीं दिया जाता तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या सम टाइम लेफ्ट या राइट दोनों में से एक लिमिट नहीं दी जाती, जैसे राइट दे दिया या लेफ्ट दे दिया तो और ऑन द पॉइंट दे दिया, तब भी ये डेफिनेशन इक्वल आती है। ठीक है, ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज़ों में से कोई सी भी दो चीज़ें आप कर लें इक्वल आ जाए तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तीनों चीज़ें दी गई हैं, लेफ्ट राइट लिमिट तीनों के लिए फंक्शन दिया गया है, तीनों इक्वल आते हैं तो हमने तीनों ही प्रूव करनी है। और अगर तीनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन जो हमारा था रैशनल और इरेशनल वाला, उसके अंदर सिर्फ दो ही कंडीशन थी कि लिमिट ले लें तो पहला फंक्शन है, ऑन द पॉइंट ले लें तो सेकंड वाला फंक्शन है।
दोनों का आंसर सेम है तो फंक्शन जो है वो इक्वल आंसर दे रहा है। हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इट्स मीन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी कंटिन्यूअस आएगा। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f 0 to 1 0 साइड से फंक्शन की जो लिमिट है वो ओपन है। फंक्शन में 0 नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है 1/x है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए कह रहा है 0 इंक्लूडिंग नहीं है, लेकिन 0 से 1 तक, 0 के क्लोजेस्ट पॉइंट से 1 तक जितने भी पॉइंट्स हैं फंक्शन में अगर अप्लाई किए जाएं तो रिजल्टेंट में रियल नंबर्स में आंसर देते हैं। वो रियल, रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। डिफाइंड बाय f of x is equal to 1/x is continuous on this given interval। ये हमने डिफाइन करना है कि ये इस गिवन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। इसके आगे उसने पूछा है इज f of x बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, तो बाउंडेड का टॉपिक जो है वो आपके इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं करना। हमने इस क्वेश्चन को जस्ट फुल स्टॉप तक सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है इसने जस्ट उसे डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह मेरे पास ये इस फॉर्म में सारा का सारा सॉल्व हो रहा है। मैं इसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताती हूँ किस फॉर्म में हो रहा है। f of x is defined for all real values of x such that 0 to 1 0 से ग्रेटर वैल्यूज लेकिन 1 से लेस और इक्वल वैल्यूज के लिए कहता है फंक्शन की लिमिट हम चेक करेंगे अगर एग्जिस्ट कर रही है एट ईच सच x एंड इक्वल टू इट्स वैल्यू देयर, सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1 इंटरवल। फंक्शन की कहता है लिमिट इन तमाम पॉइंट्स पे अगर आप चेक कर लें, अगर वो ऑन द पॉइंट इक्वल आ रही है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इस गिवन इंटरवल के लिए। सबसे पहले इसमें से कोई सा भी पॉइंट चूज करें, लाइक में इसमें से x इज इक्वल टू 0.1 चूज कर लेती हूँ। मेरे पास ये गिवन इंटरवल है, यहाँ पे ये मैंने फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे ठीक है ये फंक्शन मेंशन किया है, साथ में जिस इंटरवल के लिए हमने इसे कंटिन्यूअस चेक करना है मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया। सबसे पहले मैं इसमें सिलेक्ट कर लेती हूँ एक पॉइंट 0.1, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.1 क्लोजेस्ट टू 0 लिया है लेकिन नियरेस्ट टू 0 नहीं है, करीब तरीन है लेकिन उसके बिल्कुल साथ वाला पॉइंट नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0.1 1/x, इसमें राइट और लेफ्ट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन राइट और लेफ्ट लिमिट लेने से दोनों के आंसर जो है सेम देगा। 1/x पुट करेंगे लिमिट 1/0.1 और आंसर क्या आ रहा है आपके पास 10। अब डायरेक्ट फंक्शन के अंदर वो पॉइंट पुट करूंगी तब भी मेरे पास आंसर क्या आता है 10, ठीक है। इसी तरह इसमें से एक दो और पॉइंट्स ले लें, जैसे कि मैं 0.2 ले लेती हूँ, 0.5 लेती हूँ, 1 तक जितने भी मर्जी पॉइंट्स आप इसमें से ले लें, तमाम के लिए लिमिट और ऑन द पॉइंट फंक्शन का आंसर सेम आएगा। दिस मीन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल 0 to 1, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ 0 to 1। ठीक है, क्लियर हो गया कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है इन तमाम पॉइंट्स के लिए। इसमें आगे उसने लोअर बाउंड या अपर बाउंड का मेंशन किया, ये आप लोगों ने करना नहीं है क्योंकि बाउंडेड फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास गिवन जो है टॉपिक वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीटिंग होता है। अब उसने इज बोला है, इज एक्स कंटिन्यूअस, कि क्या गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये कंडीशन हमने खुद से डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो लिमिट के लिए लेंगे, ये जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है ये बिल्कुल नहीं आएगा इसके ऊपर, ये जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है इसमें ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेफ्ट राइट दोनों करना भी चाह रहे हैं तभी कोई इशू नहीं है, आप इसे नेगेटिव यानी कि उसने जिस फॉर्म में किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ली है और फिर आगे राइट हैंड लिमिट के लिए किया हुआ है, दोनों के लिए सेम ही आएगा, इसलिए उसको कर लें लेफ्ट राइट के लिए, या उसे लेफ्ट राइट के लिए नहीं सॉल्व करें, डायरेक्ट लिमिट के लिए सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। मैम लेफ्ट और राइट के लिए ये सोल्व कैसे होगा? ये तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन ही है, इक्वल और नॉट इक्वल का, तो ये सिंपल नॉट नहीं इक्वल होगा। का नहीं दिया गया लेकिन उसने एक चीज दे दी है, x इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल 0 नहीं है। अब इसमें बिल्कुल गैस नहीं होता कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है या लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसको हम लिमिट के लिए इसलिए सॉल्व कर लेते हैं राइट और लेफ्ट को स्किप करते हुए, क्योंकि अगर राइट लेफ्ट का साइन लगा भी लें, जैसे ये 0 के ऊपर नेगेटिव साइन लगा लें या पॉजिटिव साइन लगा लें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नहीं है, ना ही ये पीस वाइज फंक्शन है, ये अकेला कोई सा भी एक फंक्शन नहीं है।
ना ही ये ब्रैकेट फंक्शन है। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन अगर ये सिर्फ उसने इसलिए शो किया है, मैं यहाँ पे आपको साथ शेयर करती हूँ। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दिया ये भी है इसी कंडीशन के लिए, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें भी लिमिट ही हमने लेनी है। लेकिन उसने फंक्शन क्या दे दिया, फंक्शन के अंदर मॉडुलस का साइन दिया। इस कंडीशन में हमने इसकी लेफ्ट और राइट दोनों लाजमी करनी है, ठीक है। अब इसमें भी मेंशन नहीं किया कि ग्रेटर है या लेस है, लेकिन दिया लिमिट के लिए हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लिए ही अप्रोच करेगा। इसीलिए यही चीज बता रही हूँ कि जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इस कंडीशन के क्वेश्चन में आप इसे लेफ्ट राइट के लिए सॉल्व करें या नहीं करें, सिंपल लिमिट के लिए लाजमी इसको सॉल्व करें, क्योंकि लेफ्ट और राइट के लिए सॉल्व करने से इस पर इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ना ही कोई ब्रैकेट फंक्शन है, ना ही पीस वाइज फंक्शन है, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको लेफ्ट राइट के लिए कर लें या ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही इस टाइप के फंक्शन के अंदर मॉडुलस या ब्रैकेट फंक्शन आ जाएगा, तो आपने इसको लाजमी लेफ्ट और राइट के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट ओके हैंड मैम। लिमिट इसने सॉल्व की है, जिस तरह एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 10 के अंदर साइन 1/x की फॉर्म थी, यानी कि साइन 1/0 साइन इनफिनिटी की फॉर्म थी, जिसके लिए कौन सा इंटरवल बन रहा था, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। सिमिलरली cos 1/x यानी कि cos इनफिनिटी भी, इसकी भी वैल्यू जो है वो वेरी करती है -1 और 1 इंटरवल के बिटवीन, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं है, इसके अंदर से बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है वो आंसर अनडिफाइंड आता है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली इफ यू कैन राइट फॉर राइट हैंड लिमिट, आल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली बिकॉज आंसर जो है उसका यही आएगा, राइट ले लें लेफ्ट लिमिट ले लें, दोनों का आंसर जो है -1 to 1 की फॉर्म में इंटरवल बन रहा है। इंटरवल मीन बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जिसके ऊपर आंसर जो है वो इसका अनडिफाइंड आ रहा है। Hence, limit x approaches to 0 f of x does not exist and the function cannot continuous at x is equal to 0, because at x is equal to 0 के लिए फंक्शन का जो आंसर है वो 0 है। बट लिमिट लेते हैं तो लिमिट के लिए आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 to 1 आंसर वेरी करता हुआ आंसर आ रहा है। दो कंडीशंस हैं, एक तो इसके अंदर आंसर जो है वो यूनिक नहीं है, और सेकेंडली कंडीशन ये है कि लिमिट का और ऑन द पॉइंट फंक्शन का जो आंसर है वो दोनों सेम नहीं आ रहे, इसलिए फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 13, लेट f of x is equal to x minus a sin 1/x minus a if x is not equal to a and 0 if x is equal to a। ये क्वेश्चन उसने बाय डेफिनेशन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन को मैं सिंपल वे में सॉल्व करवा देती हूँ कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट हैं, दोनों पे लिमिट सेपरेट अप्लाई करेंगे आप लोग। मेरे पास ये फंक्शन बन रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन मेंशन किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इंटू साइन 1/x माइनस a। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू a है, दोनों पे लिमिट सेपरेट अप्लाई करेंगे। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, दोनों पे सेपरेट लिमिट अप्लाई की है। फर्स्ट वाले पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो x माइनस a है, तो ये a माइनस a क्या बन जाएगा आपके पास, 0। सेकेंडली सेकेंड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस a यानी कि 1/a माइनस a 0, साइन 1/0 इनफिनिटी, फिर वही चीज बन जाएगी कि साइन इनफिनिटी की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बिटवीन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आती है क्लोज इंटरवल के अंदर। इट्स मीन ये 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाएगा। अब इसके अंदर सेकेंडली ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट यानी कि f of a किसके इक्वल है, वो भी 0 के इक्वल है। इट्स मीन कि f of a is equal to 0 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a is equal to 0, दोनों जो है वो इक्वल आंसर्स आ रहे हैं, दोनों का आंसर 0 आ रहा है। इट्स मीन लिमिट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन के साथ भी, तो फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है एट x is equal to a। इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में और जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें जस्ट माइनर सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन का आंसर जो आ रहा था वो -1 से 1 इंटरवल था और सेकंड वाला जो आंसर था वो 0 था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट किया, उसने साथ में क्या मेंशन कर दिया, x दे दिया
जबकि ऊपर जो फंक्शन था उसमें उसने साथ में x नहीं दिया था। ये देखें क्वेश्चन नंबर 12 में सेम यही फंक्शन है, सेम उसी पॉइंट के लिए, लेकिन cos 1/x के साथ x फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं है। लेकिन जबकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके अंदर फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है वो x मल्टीप्लाई है। x मल्टीप्लाई cos 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का सिमिलरली वही मेथड है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है कि दोनों की प्रोडक्ट आ रही है, x के ऊपर लिमिट सेपरेट अप्लाई करेंगे, cos 1/x के साथ सेपरेट आएगी, x का आंसर 0, cos 1/x का आंसर क्या आएगा, इंटरवल बनेगा -1 to 1, -1 to 1 इंटरवल जब 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आ जाएगा। और सेकेंडली ऑन द पॉइंट f ऑफ 0 आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ये 0 आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, दोनों आंसर सेम है। इट्स मीन लिमिट जो है वो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है और द पॉइंट भी फंक्शन के आंसर सेम आ रहा है, तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्वेश्चन? जी मैम। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, इसको जरा आप खुद से देखें समझ आ गई है इसकी या नहीं आ रही, तो फिर मैं करवा देती हूँ। जी मैम। और कोई बोले, अगर किसी को समझ नहीं आई तो भी बता दें। नहीं मैम आ गई। निशा असलम और शहवाना इकबाल अपना माइक बंद करें आप दोनों। Next question number 16. Let f of x is equal to x sine modulus function of x over x if x is not equal to 0, and secondly if x is equal to 0 function is 0. Discuss the continuity of f at x is equal to 0. अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सिंपल हम लिमिट के साथ इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हमें लेफ्ट और राइट इसकी दोनों लिमिट्स लेनी होंगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि फंक्शन के अंदर मॉडुलस आ रहा है और मॉडुलस जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए सेपरेट फंक्शन देता है, इसलिए हमें इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगी। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन के साथ, x साइन मॉडुलस ऑफ x ओवर x। लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगी तो फंक्शन क्या आ जाएगा, -x। लास्ट टाइम भी बताया था कि मॉडुलस फंक्शन लेफ्ट हैंड पॉइंट्स के लिए नेगेटिव के साथ आता है, राइट हैंड पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव के साथ आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ 0 के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास यहाँ पे -x आएगा। दो फंक्शन की प्रोडक्ट थी, दोनों पे सबसे पहले लिमिट सेपरेट अप्लाई की है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, x पे सेपरेट की है। साइन x मॉडुलस ओवर x पे सेपरेट की है। मॉडुलस खत्म किया, लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो -x आ गया। x से कैंसिल हो जाएगा, x पे लिमिट अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 0 साइन -1 आ जाएगा। साइन -1 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, सिमिलरली वही सेम प्रोसीजर है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, दोनों पे सेपरेट अप्लाई करेंगे लिमिट। और सेकंड वाले फंक्शन के लिए मॉडुलस है तो हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव x से कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का लिमिट अप्लाई करने से आंसर 0 है, सेकंड वाले का जो है लिमिट अप्लाई करके वो वैसे खत्म हो गए थे लिमिट के लिए वेरिएबल, साइन 1 रह जाता है। साइन 1 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, एंड ऑन द पॉइंट f of 0 is equal to 0. So given function is continuous at x is equal to 0 because left hand limit is equal to right hand limit, and on the point of the function answer is equal to 0. तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो 0 आ रहा है, तो आपका गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा।
मैम अगर इधर x ग्रेटर देन वैल्यू और लिखी होती और लेस देन और लिखी होती फिर अलग अलग वैल्यू लगानी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पर बिल्कुल, लिमिट फिर दोनों के लिए सेपरेट आनी थी। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके अंदर यही चीज आएगी आगे जाके। लेफ्ट के लिए फंक्शन अलहदा है, राइट के लिए अलहदा है, और ऑन द पॉइंट इक्वल के लिए सेपरेट होगा, तो उसके लिए सेपरेट सेपरेट वैल्यूज आएंगी। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड c such that the function f of x is equal to 1 minus square root of x over x minus 1 if x greater than equal to 0 and less than 1, and equal to c if x is equal to 1. अब कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। इस कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 फाइंड हमने क्या करना है, इस फंक्शन में c फाइंड करना है, और ये भी बता दिया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, 0 से 1 तक तमाम पॉइंट्स के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन दिया गया है इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये जो वैल्यूज मेंशन की हैं उसने c की जो वैल्यू दी है, यानी कि c जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस पे दिया है, x इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन x लेस देन 1 भी दिया गया है साथ में। x लेस देन 1 मीन लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने इसके अंदर दो पॉइंट्स करने हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ऑन द पॉइंट लिमिट दोनों इक्वल आएंगे, तो सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर जो ये इसने लिखा है यहाँ पे, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ 0 to 1 क्लोज एंड ओपन इंटरवल फॉर्म में, ये सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपको ये प्रोसीजर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फिर इसको एक किसी भी पॉइंट पे चेक करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम इसको चेक करें कि ये वाकई इसके ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन करें f of 1 is equal to c एंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट के लिए दिया गया तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन किस फॉर्म में की हुई है ये भी आपके साथ में डिस्कस कर देती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लेफ्ट हैंड क्यों ली है, क्योंकि ऊपर जो फंक्शन दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के लिए दिया है, राइट हैंड के लिए नहीं दिया। x लेस देन 1 दिया है, x ग्रेटर देन 1 नहीं दिया, इसलिए हमने राइट हैंड लिमिट नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, जो भी आपके पास फंक्शन था 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर x माइनस 1। अब अगर इसमें लिमिट पुट करती हूँ डायरेक्ट, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, क्योंकि 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 फिर 1, 1 माइनस 1 0 ओवर 1 माइनस 1 फिर 0 आ जाएगा। ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। 0 ओवर 0 फॉर्म से निकालने के लिए मैंने जो डिनोमिनेटर में x है उसको मैंने इस फॉर्म में मेंशन किया है कि मैंने उसका स्क्वायर भी ले लिया और उसका स्क्वायर रूट भी। ठीक है, आपके पास अगर इक्वल टू में यहाँ पर x दिया जाए तो क्या मैं x को इस फॉर्म में मेंशन कर सकती हूँ कि x का स्क्वायर भी ले लूँ और उसका स्क्वायर रूट भी ले लूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट मीन 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में 2 2 से, तो आपके पास फिर x की पावर जो है वो 1 रह जाएगी। इसलिए उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर फॉर्म बनाइए ताकि फर्दर जो है वो हमारे पास ये फॉर्म बने, a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। ठीक है, इसलिए जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है उसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने x का स्क्वायर रूट लिया ताकि उसका स्क्वायर आ जाए, और साथ में माइनस 1 का स्क्वायर आप जैसे मर्जी ले लें वो 1 ही रहेगा। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। x सीधा पे लिमिट पुट करेंगे 1, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 बनेगा जो कि माइनस 1 ओवर 2 की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, thus f is continuous at x is equal to 1, limit x approaches to 1 नेगेटिव f of x is equal to, ये आपके पास दी हुई है f of 1, ये किसके इक्वल आएगा c के, तो c is equal to आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। hence f is continuous on 0 to 1 for c is equal to माइनस 1 ओवर 2। माइनस 1 ओवर 2 के लिए फंक्शन जो है आपके पास तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई पॉइंट पूछना है? क्वेश्चन नंबर 18,
Question number 18. F of x is equal to x plus 4, x minus 4. X plus 4 if x greater than or equal to minus 6 and x less than minus 2. Secondly, x if x greater than or equal to minus 2 and less than 2. And thirdly, x minus 4 if x less than or equal to x greater than or equal to 2 and less than 6. Find the point of discontinuity of the given function. अब ये क्वेश्चन जो हैं 18 से 20 तक, इसमें हमने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने के फंक्शन जो दिया गया है वो कितने पॉइंट्स के लिए दिया गया और कौन से पॉइंट के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूट है। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये फंक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है x greater than equal to minus 6 and less than minus 2. Secondly, minus 2 x greater than equal to x. -6 के लिए फंक्शन पूरा नहीं दिया गया और 6 के लिए फंक्शन का सिर्फ एक ही पार्ट दिया हुआ है। -6 के लिए x लेस देन नहीं दिया गया, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं दी गई, और 6 के लिए इसकी राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट लिमिट नहीं दी गई। तो हम फंक्शन को किन दो पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे? -2 और 2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, -2 और 2 के लिए क्यों चेक करेंगे? क्योंकि x -2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी दी गई है। क्लास अजान हो लेने से फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया, आपने खुद ही से फंक्शन के राइट साइड पे जो कंडीशन दी है। मोहम्मद उसामा अपना माइक बंद करो। सबसे पहले तो फंक्शन को -2 के लिए करेंगे। -2 के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे और ऑन द पॉइंट फंक्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन x लेस देन -2। लेस देन -2 कहाँ पे? ये देखें x लेस देन -2 फर्स्ट फंक्शन में है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन के x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 4। लिमिट पुट करेंगे -2 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब सेकेंडली -2 के लिए ही इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करूंगी, यानी कि x ग्रेटर देन टू -2, तो मेरे पास ये फंक्शन आ रहा है। x ग्रेटर देन -2 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है? x आ रहा है। लिमिट पुट करेंगे, आंसर क्या आ रहा है? -2। ऑन द पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड दोनों लिमिट सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड पे आंसर 2 है, राइट हैंड पे आंसर जो है -2 है। दस लिमिट x अप्रोचेस टू -2, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट सेम, and so the function is just discontinuous at x is equal to -2. अब हम 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए हमारे पास तीनों कंडीशंस है, लेफ्ट, राइट और ऑन द पॉइंट। सबसे पहले हमने 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, इट मीन x लेस देन 2। x लेस देन 2 कहाँ पे है मेरे पास? फर्स्ट फंक्शन के लिए सिर्फ नेगेटिव के साइन के साथ है। सेकंड वाला जो फंक्शन है वो x लेस देन 2 है, इट मीन x आएगा यहाँ पे। लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मेरे पास यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? x माइनस 4। x माइनस 4 जब आप फंक्शन में पुट करेंगे, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या है? -2। सिमिलरली फॉर द पॉइंट ऑफ 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट -2 एंड 2, दोनों पॉइंट्स के लिए फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए क्वेश्चन, दोनों जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे 1 और 10 दोनों के लिए फुल डिटेल से डिफाइन किया हुआ है। उसने यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो फंक्शन का नेम चेंज कर दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फंक्शन का कोई भी नेम रखने आप दिए जो मर्जी। अब सेकेंडली हमने यहाँ पे फंक्शन में देखना है, तो हमने इसको किस पॉइंट के लिए इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या ये इज इक्वल टू 1 के लिए पूरा फंक्शन दिया गया है? बिल्कुल, ये लेफ्ट हैंड के लिए दिया गया है, राइट हैंड और ऑन द पॉइंट, तीनों के लिए ये फंक्शन डिटेल से डिफाइन है। सिमिलरली x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर 10 एंड राइट हैंड लिमिट फॉर 10, इसके लिए भी क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल से डिफाइन है।
अब हम सबसे पहले आप इसमें 1 के लिए चेक कर लें या 10 के लिए चेक कर लें, जिसके लिए मर्जी चेक कर लें। पहले मैं इसको 1 के लिए चेक कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ली है x लेस देन 1, x लेस देन 1 कहाँ पे है, ये फर्स्ट फंक्शन x पावर 3, लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 ही आता है हमारे पास। राइट हैंड लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन 0 साइड, यहाँ पे -4 माइनस एक्स स्क्वायर, रिजल्टेंट में आंसर आपके पास क्या आएगा -5। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so the function is discontinuous at x is equal to 1. Now we will check for the point x is equal to 10. 10 के लिए हम चेक करेंगे, सिमिलरली वही कंडीशन है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसकी लिमिट्स लेंगे, दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है। So given function g of x is discontinuous for both points 1 and 10, और जो फंक्शन है वो दोनों पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूअस आएगा, 1 और 10 दोनों के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी जी अगर मैम ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का आंसर सेम आ जाए तो हम ऑन द पॉइंट भी फिर चेक करेंगे? बिल्कुल, फ्रॉम द पॉइंट भी आप चेक करोगे। ओके मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे 0 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स के लिए फंक्शन है, लेकिन 0 के लिए एक कंडीशन नहीं है, x लेस देन वाली कंडीशन नहीं है, और 3 के लिए भी कंडीशन नहीं है कि x ग्रेटर एंड और इक्वल टू वाली फंक्शन की कंडीशन नहीं है। तो हम फंक्शन को इन 2 पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे, और फंक्शन को चेक करेंगे 2 और 1 के लिए। 1 के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन है और राइट हैंड भी डिफाइन है। सिमिलरली x के लिए भी, 2 के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन है और राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन है, और ऑन द पॉइंट भी डिफाइन है। तो हम फंक्शन को सेम उसी प्रोसीजर के साथ सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। वो चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लें, फिर इसी तरह 2 के लिए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लें, दोनों सेम आ रही है, ठीक है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही है, आप लोग खुद कर लें। ऊपर वाले जो क्वेश्चन नंबर 19 18 इसी से रिलेटेड है। आज की टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड कांस्टेंट a and b such that the function f defined by x power 3 if x less than -1, ax plus b if x greater than equal to -1 and less than 1, and thirdly x square plus 2 if x greater than equal to 1 is continuous for all x। ये कहता है फंक्शन जो है फॉर ऑल एक्स, यानी कि जितने भी इसमें एक्स हुए हैं उसके लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो आप इसे ए और बी के लिए सॉल्व करें, इसमें ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर -1 एंड 1 बोथ के लिए कंटिन्यूअस है, इट मीन उनकी लेफ्ट और राइट लिमिट भी सॉल्व होगी, सेटिस्फाई होगी, इक्वल होगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली है हमने -1 के अकॉर्डिंग, -1 के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, x लेस देन -1, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन आएगा x पावर 3, आंसर क्या आ रहा है -1। राइट हैंड लिमिट होगी, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ax प्लस b, यानी कि लिमिट पुट करने से -a प्लस b बन जाएगा। गिवन ऊपर डिफाइन है कि फंक्शन जो है वो दोनों के लिए कंटिन्यूअस है, तो इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों की सेम होगी, दोनों की लेफ्ट और राइट लिमिट सेम है। तो एट x इज इक्वल टू -1, लिमिट लेफ्ट और राइट हमने दोनों यहाँ पे सेम ले ली है, जो कि बन रहा है -a प्लस b इज इक्वल टू -1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम देके हमने यहाँ पे स्टॉप किया है। सेकंड वाला पॉइंट लिया यहाँ पे 1 के लिए राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स आप यहाँ पे फाइंड करोगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट उसने फाइंड की है, उसका आंसर a प्लस बी है। राइट हैंड लिमिट फाइंड की है, उसका आंसर क्या रहा है आपके पास 3। गिवन ऊपर डिफाइन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट्स मीन लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम है, दोनों को सेम लिया। a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 का उसने नेम दिया। 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास a और b का आंसर आ जाएगा। पहले 1 इक्वेशन को 2 में से ऐड कर दें, 2 के साथ ऐड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, b का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2। सॉरी, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा 2b इज इक्वल टू 2, और 2 से कैंसिल होकर b इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा। b इज इक्वल टू 1 आंसर को दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, या दोनों इक्वेशंस को फिर सॉल्व कर लें, b को
सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, दोनों कंडीशंस में आपके पास आंसर जो है वो a का 2 आ जाएगा। सॉल्विंग 1 and 2 simultaneous we obtain a is equal to 2 and b is equal to 1. So given questions give मैम अगर इक्वल रख लें, इक्वल रख लें, किसको इक्वल रखेंगे? मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख के ऐसे कर लें, ऐसे हो जाएगा? फिर उस कंडीशन में ऐसे होगा कि माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 नहीं होगा, आप करोगे माइनस ए प्लस बी -1 यहाँ पे आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जी जी मैम ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0 लोगे, यहाँ से भी ये -3 इधर चला जाएगा, इक्वल टू 0 तब भी सॉल्व हो जाएगा। आज तक के लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो बता दें। उससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 35 ये कल करेंगे हम लोग, कल वाले लेक्चर में। नो मैम कोई क्वेश्चन नहीं। आप में से कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करें, मुझे अटेंडेंस लगाने दें। उसके बाद